दिखता है। तो असाइनमेंट इंजीनियरिंग भाई स्किप कर गया डाटा अमाउंट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ये मतलब मार्केट सही बात नहीं क्या जल्दी करें जल्दी क्लास लेट हो जाती है ठीक है जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में से अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ, जो असाइनमेंट मैंने कल आपको दी थी वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो कल का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, इसलिए उसको पेंडिंग कर दीजिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मत पूछिए। अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है सुन लीजिए। देखिए, ऑडिटर ने फाइनेंशियल से प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो उसकी यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है शेयर होल्डर्स को कि वो ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते। लेकिन समटाइम्स ऑडिट करने के दौरान में ऑडिटर को कुछ ऐसी चीजों को पता चलता है जो कि शायद मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर जरूरी समझता है कि वो शेयर होल्डर्स को बतानी चाहिए। अगर तो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है वो तो कंफर्म बताएगा। कैसे बताएगा? मॉडिफाइड ओपिनियन के जरिए रिपोर्ट में। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज उसके सामने आई जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ऑडिटर समझता है कि यूजर्स तक ये बात पहुंचाना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, तो क्या वो ये बात पहुंचा सकता है किसी तरीके से? जवाब बिल्कुल पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचा सकता है? रिपोर्ट में एक एडिशनल पैरा ऐड कर देता है एमसीएस ऑफ मैटर या अदर मैटर के नाम से, और यूजर को वो बात पहुंचा देता है जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं लेकिन है अहम। ठीक है, अब इस बात अगर ये बात मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होती तो याद रखिए फिर एमसीएस ऑफ मैटर या अदर मैटर यूज ना करता, बल्कि वो ओपिनियन सेक्शन में बताता कि सर ये मिस स्टेटमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, लेकिन ये मैटर ना मिस स्टेटमेंट होते हैं ना स्कोप लिमिटेशन होते हैं, बल्कि इसके अलावा कोई अहम चीज होती है, तो एमसीएस ऑफ मैटर या अदर मैटर को इंक्लूड किया जाता है। अब एमसीएस ऑफ मैटर या अदर मैटर की जरूरत क्यों पेश आती है ये समझ आ गया हमें। अगला क्वेश्चन है इन दोनों में क्या फर्क है? कब एमसीएस ऑफ मैटर दिया जाता है, कब अदर मैटर? देखिए, अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि किस सिचुएशन में एमसीएस ऑफ मैटर आएगा, किस में अदर मैटर आएगा, दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन करनी है, तो हम देखेंगे अगर तो वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है तो फिर एमसीएस ऑफ मैटर इंक्लूड किया जाएगा, और अगर वो मैटर ऐसा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता, बल्कि ऑडिटर से उसकी रिस्पांसिबिलिटी से रिलेट करता है, ऑडिटर से रिलेट करता है, ऑडिट से रिलेट करता है, तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। दोनों की एक एग्जांपल मैंने आपको कल लेक्चर में दी थी। एमसीएस ऑफ मैटर की एग्जांपल थी जब क्लाइंट के खिलाफ कोई बहुत बड़ी लिटिगेशन स्टार्ट हुई हो, तो आपको पता है कि अगर तो आउटफ्लो प्रोबेबल है हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है डिस्क्लोज करना। अब अगर क्लाइंट ने काउंटिंग ट्रीटमेंट सही किया तो ये कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं। लेकिन बताइए क्या ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में यूजर को बता देना चाहिए कि भाई एक बहुत ही अहम बात है कि कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ा लीगल केस चल रहा है, उसको बारे में पढ़ लो, कहीं ये ना कल को कंपनी के खिलाफ डिसाइड हो जाए तो आप लोगों की तो उसके लिए फिर क्या एमसीएस ऑफ मैटर यूज करेगा। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सी चीजें नोट्स अकाउंट में होगी, ऑडिटर उन सबको एम्फसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ जो ऑडिटर समझता है यूजर के लिए बहुत ही अहम है जानना उसको एम्फसाइज कर रहा है। और अदर मैटर में ऐसी चीज आती है जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं बल्कि ऑडिट से होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी, अगर ऑडिटर कभी अपनी रिपोर्ट को अपनी रिस्पांसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहे कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक बंदे के लिए, उसको तो मैं रिस्पांसिबल हूं अगर इसमें कमी पेशी हुई, अगर ये रिपोर्ट गलत हुई उस बंदे को रिस्पांसिबल हूं और किसी बंदे को रिस्पांसिबल नहीं, तो क्या ऑडिटर अपनी रिस्पांसिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सिर्फ एक पार्टी? बिल्कुल कर सकता है। अपनी रिपोर्ट को सिर्फ एक पार्टी तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो अदर मैटर के जरिए करता है। ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक ऑडिटर से है, इसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है, मैनेजमेंट से नहीं है। तो दोनों में फर्क समझ आ गया। अब इसके बारे में फर्दर गाइडेंस भी अवेलेबल है हमारे सिलेबस में है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट। जी क्लियर हो गया? और भी क्वेश्चन? जी मैम। हाँ, क्या ये जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हमने पढ़ा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में, क्या हमें इसको याद करना चाहिए? इसका जवाब है इसको आपने ज़बानी याद नहीं करना, नहीं करना, ज़बानी याद नहीं करना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, ठीक है, हम उसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में से कोई एक या दो एलिमेंट लेके आपसे पूछ सकता है इसके बारे में बताओ क्या है। वो हमसे पूछ सकता है कि बताओ डेट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। वो हमसे पूछ सकता है बताओ कि रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी के अंदर क्या-क्या चीजें डिस्कस होती है, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी के अंदर क्या-क्या चीजें डिस्कस होती है, ये पूछ सकता है। तो इसको हमने याद करना होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 को याद नहीं करना।
ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी हमसे पूछता है, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पूछता है एग्जाम में कि बताओ उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हमने वो ऑडिट रिपोर्ट वाला सारा पैराग्राफ रिप्रोड्यूस कर देना, नहीं नहीं, हम सिर्फ उसको ब्रीफली बताएंगे कि ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में क्या चीजें डिस्कस होती है, कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, उसमें हम ये डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम उससे जो कम्युनिकेशन विद दो चार रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं, और फिर स्कोप ऑफ ऑडिट जो है वो ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में डिस्कस होता है। उसे ब्रीफली पॉइंट्स बताए, एग्जैक्ट उनको रिप्रोड्यूस करके नहीं बनाना, रिप्रोडक्शन रिपोर्ट में से नहीं आएगी एग्जाम में। ये बात समझ आ गई। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कैसे याद करना, ये तो आपको समझ आ गया ना कि आपने तैयार रहना है कि वो हमसे कोई 2-3 एलिमेंट एग्जाम में देके हमसे कहेगा इनको डिस्क्राइब करो, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आती है, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या इंफॉर्मेशन होती है, वो तो पॉइंट्स हैं हम याद कर लेंगे। अब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, जो प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, जो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली यूज हो रही है, आपको बताया गया है ताकि आपको आपका जो भी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरेटिकल ना हो सिर्फ। उसको कैसे आई कैप टेस्ट कर सकता है, उसमें वो आपको पूरी रिपोर्ट तो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो प्रेजेंट करेगा पेपर में, लेकिन इस रिपोर्ट का कोई 1-2 पैराग्राफ हो सकता है एग्जाम में प्रेजेंट कर दे आपको, तो कहे इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो। उसमें कुछ गलतियां होंगी, गलतियां क्या हो सकती हैं, जैसे एड्रेस ठीक नहीं दिया, जैसे कंप्लीट साइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चीज मिसिंग कर दी, जैसे रीजनेबल एश्योरेंस की जगह लिमिटेड एश्योरेंस या एब्सोल्यूट एश्योरेंस वर्ड लिख दिया, जैसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट की जगह ऑल मिसस्टेटमेंट लिख दिया। इस तरह की वो गलतियां कर सकता है। याद रखें, अगर हमें वो कहता है कि जी ये ऑडिट रिपोर्ट का 1 या 2 पैराग्राफ है, इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, उसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अब उसके लिए हमें रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें पता हो कि रिपोर्ट में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, कौन सी टर्म यूज नहीं होती। अब आप लोगों के आसानी के लिए काम मैंने क्या किया है कि उस पूछ सकता है उसको बोल्ड कर दिया। आप अगर देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लफ्ज आपको ऐसे मिले होंगे थोड़े से ज्यादा गहरे हैं, बोल्ड। उनको बोल्ड करने का पर्पस ये है कि आप इनको अंडरलाइन करके ध्यान में रखें कि ये टर्म्स यूज हुई है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद 2-3 दफा आपको काबिल होना चाहिए कि आपको अगर मैं कोई भी लफ्ज बताऊं तो आपको पता हो कि ये लफ्ज रिपोर्ट में यूज होता है नहीं होता। अब वो जब हमें गलतियां ताकि कहीं इस रिपोर्ट में से गलतियां निकालो, तो अगर हमें पता होगा कि इस जगह पे कौन से अल्फाज यूज होते हैं तो फिर हम निकाल सकेंगे ना। हमें पता है कि रिपोर्ट में रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज होता है, लिमिटेड एश्योरेंस का वर्ड तो कहीं नहीं आता, तो फिर गलतियां निकाल सकते। और गलतियां निकालने में याद रखें कंसेप्चुअल एरर्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। ये ऑफ एंड बाय इन अल्फाज की गलतियां नहीं होंगी, कोई इन अल्फाज गलतियां क्या होंगी, कंसेप्चुअल। मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए ऑल मिसस्टेटमेंट लिख दिया, ये कंसेप्चुअल है, ठीक है। इस तरह की गलतियां हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जी क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन क्या आपके सवाल का हुआ कि हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को तो याद करना है कि रिपोर्ट के कितने एलिमेंट है, किस एलिमेंट में क्या इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, लेकिन उसको एग्जैक्ट रिपोर्ट में जिस तरह डिस्क्राइब किया जाता है वो रटा नहीं करना है। यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 याद करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 को याद नहीं करना। हाँ, उसको 2-3 दफा पढ़ लेना है, किस लिए, ताकि हमें पता हो कि रिपोर्ट में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, कौन से वर्ड यूज नहीं होते। जो वर्ड यूज नहीं होते वो फिर अगर उस रिपोर्ट में किया हुआ है तो हम कहें भाई तुमने गलत किया, और अगर कोई वर्ड यूज होता है उस रिपोर्ट में नहीं किया, जैसे उन्हें टेस्ट बेसिस का वर्ड यूज होता है उस रिपोर्ट में यूज नहीं किया, तो हम उसे गलती बता सकेंगे भाई ये तुमने यूज नहीं किया। जी और भी क्वेश्चन। जी एंगेजमेंट पार्टनर ये कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? अच्छा हाँ, सुन लीजिए, मुझे आपको शायद याद होगा एक लेक्चर में स्ट्रक्चर भी बताया था आपको। तो एंगेजमेंट पार्टनर एक तरह से फर्म में हाईएस्ट पोजीशन का बंदा होता है, हाईएस्ट पोजीशन होल्डर, जिसकी अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी उसी की, उसके साथ टीम जरूर होती है उसके जूनियर की, लेकिन अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी उसी की होती है कि उसने ओपिनियन जो है वो देना, रिपोर्ट में साइन करना उसी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है जी। और भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है auditor is required to issue an audit report at the end of the audit which sets out his opinion on the financial statements। ठीक है, an important element of the audit report is the statement of auditor's responsibility। वो कह रहा है auditor responsibility भी audit report में आती है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, narrate the matters that should be contained in statements of auditor responsibility as included in an audit report issued under ISA 700। वो कह रहा है मुझे बताओ ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में कौन कौन से मैटर्स जो है वो लिखे जाते हैं, कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। अच्छा हाँ, बिल्कुल वही मैटर्स लिखने जो उसके ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे डायरेक्ट रिप्रोडक्शन मांग रहा है, यानी इसमें हमने ये जो पेज 35 पे ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एज इट इज इसको छापना शुरू कर दें सारी चीजें यहाँ तक, बल्कि वो हमसे कह रहे हैं सिर्फ मैटर्स की लिस्ट बना के देखो कि ऑडिटर अपनी रिस्पांसिबिलिटी में ये लिखता है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे मैटर फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम डिटेल स्टेटमेंट। ये फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि ऑडिटर जो है अपनी रिस्पांसिबिलिटी में लिखता है, ये जो बोल्ड उसने मैटर्स बताए हुए हैं, बोल्ड किए हुए हैं, ये आप लिस्ट दे सकते हैं कि अपनी रिस्पांसिबिलिटी में लिखता है कि हम जो ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट में हम ऑडिट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं। यानी पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं छापना, सिर्फ उसकी हेडिंग्स जो है एक तरह से या उसकी समरी एक लाइन में बता दीजिए कि ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी में ये डिस्कस हो रही है, ठीक है। बिल्कुल 8 नंबर का तो वो सारे बन जाएंगे, सारा पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। बल्कि नीचे वो की ऑडिट मैटर 2-3 मार्क्स में रह जाएंगे, उसका जिक्र करेंगे ऑडिट की कम्युनिकेशन विद 2 शाब्दिक वर्णन, ठीक है जी। और भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, आज के लेक्चर की तरफ चलें। ऑडिट में ऑडिटर हजारों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए मुझे जो सबसे ज्यादा है आपका ऑडिट रिपोर्ट करेक्टली, ठीक है, प्रैक्टिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट रिपोर्ट सबसे ज्यादा है। जिस तरह दुनिया में कोई अकाउंटिंग का पेपर ऐसा नहीं है जिसमें फाइनल अकाउंट्स का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का क्वेश्चन ना हो, उसी तरह दुनिया में कोई ऑडिट का पेपर ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी बॉडी ऑडिट का पेपर हो, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन छड़ना होता हो। ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन के बगैर ऑडिट का पेपर कभी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए 100% कंफर्म है कि ना सिर्फ इस अटेम्प्ट में बल्कि आगे आने वाली जितने भी अटेम्प्ट्स हैं उनमें ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन 100% कंफर्म है, जरूर टेस्ट करेगा। प्रैक्टिकली सबसे अहम डॉक्यूमेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सबसे अहम चैप्टर है। अब इसमें कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के नाम से। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बताइए सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है। ओपिनियन, शाबाश, ओपिनियन डिसाइड करना, यानी ये डिसाइड करना ऑडिटर का कि मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूं, इस ऑडिट क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट दे रहा हूं, इसमें ओपिनियन कौन सा होना चाहिए, क्या मैं इसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन दूं या मैं इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दूं। याद रखें ये डिसीजन ऑडिटर की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, सबसे अहम डिसीजन होता है।
ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा सबसे अहम डिसीजन क्या होता है कि मैं ओपिनियन कौन सा लूं, टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करना सबसे अहम होता है, सबसे क्रिटिकल होता है। ठीक है, इसीलिए खास तौर पे इसको समझना कि ये ओपिनियन जो है कैसे डिसाइड करते हैं हम, ये बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में हमने यही सीखना, बल्कि आज के और कल के इन दो लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि प्रैक्टिकली जो ऑडिटर अपनी जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन करते हैं कि हमें कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन इशू करना चाहिए, अनमोडिफाइड पे मॉडिफाइड, ये किस चीज की बेस पे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे अहम रूल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो रूल आपने याद रखना है। क्या कहता है? बिफोर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले, ऑडिटर बोर्ड में ओपिनियन कौन सा देना ये देने से पहले ऑडिटर ये दो मैटर्स को वैल्यूएट करेगा। यानी अपनी जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन करने जा रहा है ऑडिटर, मैं ओपिनियन कौन सा दूं, और ये डिसीजन किन दो फैक्टर्स पे बेस करेगा। पहला, ऑडिटर ने देखना है कि क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है, क्या उसका इफेक्ट इमटीरियल है, क्या उसका इफेक्ट मटीरियल है, क्या उसका इफेक्ट परमिसिव है, ये बताना। यानी ऑडिटर ने जब ये डिसाइड करने लगेगा कि मैं कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करूं रिपोर्ट के अंदर, अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड, तो कौन सी दो चीजों को सामने रख के फैसला करेगा। पहली चीज कि क्या इस लाइन में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, और दूसरी चीज कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमटीरियल मटीरियल या परमिसिव। अब हमने आज के और कल के लेक्चर में इन्हीं 5 टर्म्स को डिटेल में समझना है कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है, स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, इमटीरियल किसे कहते हैं, मटीरियल किसे कहते हैं, परमिसिव किसे कहते हैं। प्रीवियस चैप्टर में किसी जगह पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने बिल्ड किया था मटीरियलिटी के बारे में, मिस स्टेटमेंट के बारे में, स्कोप लिमिटेशन के बारे में, लेकिन ऑफिशियली कंप्रीहेंसिवली इसे अब हम इस लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझना है मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन क्या है। कल के लेक्चर में हम ये समझेंगे इमटीरियल क्या होता है, मटीरियल क्या है और परमिसिव क्या है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आज हम क्या चीज सीखने जा रहे हैं और किस लिए सीखने जा रहे हैं, ताकि ओपिनियन डिसाइड करें। इन दोनों मैटर्स को समझने का मकसद क्या है, ताकि इन दोनों को सामने रख के हम डिसाइड कर सकें हमने रिपोर्ट में ओपिनियन कौन सा देना। फिर बताइए, ऑडिटर ने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन करना है कि मैं कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करूं, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन बोर्ड में लिखूं, अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड, तो किन दो फैक्टर्स को सामने रख के फैसला करता है। पहला, क्या इस लाइन में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी, और दूसरा, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमटीरियल मटीरियल या परमिसिव। तो अभी पहले हम कवर करते हैं मिस स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद स्कोप लिमिटेशन को। मिस स्टेटमेंट क्या कहता है, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन, मिस स्टेटमेंट क्या है, कहता है मिस स्टेटमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस एंड इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी मिस स्टेटमेंट क्या हुई, मिस स्टेटमेंट डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस, आईएफआरएस में और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है उसमें, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, मिस स्टेटमेंट। पहले इसका नाम हुआ था डिसएग्रीमेंट, अब उन्होंने कहा डिसएग्रीमेंट की निस्बत डिफरेंस का लफ्ज ज्यादा बेहतर है। तो मिस स्टेटमेंट क्या हुई, आईएफआरएस में और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट। यानी आईएफआरएस कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, ये क्या होगा, मिस स्टेटमेंट। आईएफआरएस कहते हैं इस चीज को डिस्क्लोज करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, मिस स्टेटमेंट। आईएफआरएस ने कहा इस चीज को डिस्क्लोज ना करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है, मिस स्टेटमेंट। आईएफआरएस ने कहा इन्वेंटरी को लोअर कॉस्ट एनआर पे रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया गया, मिस स्टेटमेंट। आईएफआरएस कहते हैं ये रेंट के बाद डेटर बैड डेट हो जाए, एडजस्टिंग इवेंट रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मिस स्टेटमेंट। आईएफआरएस कहते हैं जब कभी एसेट्स को रीवैल्यू करो, इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने 10 में से 6 प्रॉपर्टीज को रीवैल्यू किया, 4 को कॉस्ट पे रखा, मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट क्या हुई, डिफरेंस आईएफआरएस में और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यानी आईएफआरएस कुछ और कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और है, ये जो डिफरेंस है क्या कहलाता है, मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट समझ आए क्या है, कहते हैं हम चीज सुने, मिस स्टेटमेंट जो होती है ये 3 तरह की हो सकती है, या तो ये अमाउंट्स में होगी, या ये प्रेजेंटेशन में होगी, और या ये डिस्क्लोजर में होगी। मिस स्टेटमेंट या तो अमाउंट्स में होगी, या प्रेजेंटेशन में, या अमाउंट्स में क्या रहा है, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह में होगी, अमाउंट्स में। जैसे इन्वेंटरी को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआर पे रिकॉर्ड नहीं किया, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है। सारे एसेट्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है। इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, एसेट इम्पेयर हो चुका है, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है। डेटर की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की गई, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट होगा जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को अफेक्ट करे। प्रेजेंटेशन क्या है कि आपकी अमाउंट तो ठीक है, आपने प्रेजेंट सही तरीके से नहीं किया, जैसे फिक्स एसेट्स को सेल किया, अदर इनकम में शो करने की बजाय सेल्स में ऐड कर दिया, अमाउंट ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत है। कुछ फिक्स एसेट्स को करंट एसेट में शो कर दिया गया ताकि करंट एसेट इंप्रूव हो जाए, कुछ करंट लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड कर दिया गया, ये प्रेजेंटेशन क्या है। डिस्क्लोजर क्या कर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थे नहीं थे, या रिक्वायर्ड या आईएफआरएस ने मना किया था कि नहीं इंक्लूड करने, वो इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये भी मिस स्टेटमेंट। जैसे डिस्क्लोजर में एक बढ़िया एग्जांपल है रिलेटेड पार्टी से। रिलेटेड पार्टी पता है आपको क्या होती है, रिलेटेड पार्टी हम कहते हैं लॉ में, आपने टर्म पढ़ी होगी एसोसिएटेड कंपनीज। एसोसिएटेड कंपनीज को और डायरेक्टर्स को रिलेटेड पार्टी कहते हैं, सिंपल आंसर बता रहा हूं, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। एसोसिएटेड कंपनीज को और डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें बाय डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है कि फ्रॉड करने के लिए हो सकता है रिलेटेड पार्टी को यूज किया गया हो। तो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड्स की कि जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है। अगर मैनेजमेंट उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ना करे तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट, ठीक है। तो अमाउंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में फर्क समझ आ गया। अब हमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, वो 3 तरह के एग्जांपल हो सकते हैं, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर, ठीक है। वैसे जब आप स्टडी टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको प्रेजेंटेशन की एग्जांपल्स नजर नहीं आएंगी, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक समझा जाता है इसलिए नहीं बताया जाता, लेकिन मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दी, समझ आ गई ना प्रेजेंटेशन के एग्जांपल। चलिए अब आते हैं अमाउंट्स की क्या गलती हो सकती है। अब सुने मजीद एग्जांपल देते हैं। ये अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताई थी अमाउंट्स प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन में से बताई थी। अब ये वो एग्जांपल है जो सरकारी एग्जांपल है, यानी आईकैप ने जब वो कंसर्ट बताया तो उसमें जो एग्जांपल थी जिनको वो एग्जाम में टेस्ट नहीं करता, ठीक है, वो एग्जांपल देता है, वो टेस्ट छोड़ कर लेता है। लेकिन भाई अगर फर्स्ट कीजिए हमसे वो रिप्रोडक्शन के डेटा वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल बताओ, तो फिर हमसे वही एग्जांपल बताएंगे जो सही हुई। मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल, पहले एग्जांपल
अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेट करें, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज। यानी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी ऐसी है जो कि आईएफआरएस एप्लीकेबल फाइनेंशियल बॉडी फ्रेमवर्क यानी आईएफआरएस से कंप्लाई नहीं कर रही, वो मिसस्टेटमेंट होगी कि नहीं? एग्जांपल लाइफ ऑफ बेसिस के ऊपर इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहे हैं, आईएफआरएस को कंप्लाई नहीं कर रहे। दूसरा एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लाई कर रही है आईएफआरएस को लेकिन अप्लाई सही नहीं किया, वैल्यूएशन मेथड है FIFO, वैल्यूएशन करनी थी 22.5 पे 225 पे वैल्यूएशन कर दी। अब देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी है ठीक, सेलेक्ट ठीक किया है, अप्लाई ठीक नहीं किया, ये भी मिसस्टेटमेंट है। और फिर सेलेक्ट में ठीक किया, अप्लाई में ठीक कर रहे हैं, जब अप्लाई किया उसको चेंज कर देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, ये भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है अगर आईएफआरएस के मुताबिक ना हो। ठीक है, अगर क्लाइंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की इसका मतलब क्या है? चेंज कर दी, तो ये मिसस्टेटमेंट हो सकती है। कब होगी मिसस्टेटमेंट? जब आईएफआरएस के मुताबिक नहीं होगी और ऑडिटर एग्री नहीं करेगा इससे। ऑडिटर क्यों एग्री नहीं करेगा? क्योंकि आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है, तो फिर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होना भी मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। तो समझ गए? अब ये बताइए, ये उसने नाम दिया है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेकिन मुझे बताइए कंसेप्चुअली ये सारी की सारी अमाउंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिंपली कहा था मिसस्टेटमेंट इन अमाउंट्स, उसने नाम थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया कि मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज। एग्जांपल्स वही अमाउंट्स की क्लियर हो गया। अमाउंट्स में जो मिसस्टेटमेंट होती है उसकी दो चार एग्जांपल और शेयर कर लें। ठीक है, अमाउंट्स में जो मिसस्टेटमेंट वैसे जो ज्यादा यूज होती है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पहले भी शेयर की है फिर भी ताकि तीन चार दफा शेयर को दिमाग में बैठ जाए। इन्वेंटरी में क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है? इन्वेंटरी को लोअर कॉस्ट एनालिसिस रिगार्ड नहीं किया। डेट में क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है? ईयर एंड के बाद डेट हुए थे और वीएन रिगार्ड नहीं किए। फिक्स एसेट में क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है? सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिगार्ड नहीं की। क्लाइंट कहता है भाई एसी जो है ये तो हम साल में 4 महीने इस्तेमाल करते हैं, हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिगार्ड नहीं करेंगे, 4 महीने की डेप्रिसिएशन रिगार्ड करेंगे। हालांकि ये 16 क्या कहता है कि जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है इसकी डेप्रिसिएशन रिगार्ड करो। बताइए मिसस्टेटमेंट अमाउंट है कि नहीं इसी कैटेगरी से रिलेटेड? ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस रिगार्ड नहीं किया, रिवैल्यूएशन सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन कर ली, क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ, आउटफ्लो प्रोबेबल है, प्रोविजन रिगार्ड नहीं की, मिसस्टेटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। कौन सी है? अमाउंट से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेट करके मैंने एग्जांपल आपको दे दी कि जब हम फिक्स एसेट को करंट में क्लासिफाई करते हैं, करंट लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं, या हम अदर इनकम को सेल्स प्राइमरी इनकम में क्लासिफाई करते हैं। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या गलतियां हो सकती हैं? डिस्क्लोजर से रिलेटेड 3 तरह की गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था नहीं दिया। एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड था नहीं किया, मिसस्टेटमेंट। अगले एग्जांपल जरा सुनिएगा, रिक्वायर्ड था डिस्क्लोज करना है नहीं किया, मिसस्टेटमेंट है। रिक्वायर्ड था डिस्क्लोज नहीं करना, डिस्क्लोज कर दिया, ये मिसस्टेटमेंट है। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। एक होता है स्टैंडर्ड साइलेंट है, स्टैंडर्ड साइलेंट है आप अपनी मर्जी से एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हैं, लेकिन जहां स्टैंडर्ड है ये डिस्क्लोजर नहीं देना, वहां पे डिस्क्लोजर नहीं देना हमने। जैसे इसकी एग्जांपल कहता है 5 रुपए के क्वेश्चन उठा एग्जांपल, उसने कहा लायबिलिटी अगर हमारे क्लाइंट के खिलाफ में केस चल रहा है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, क्या करना है? प्रोविजन। आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, डिस्क्लोज। गौर से सुनिएगा, सिचुएशन चेंज। अब हमारे क्लाइंट ने दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया, इनफ्लो प्रोबेबल है, हमारे क्लाइंट ने दूसरे के खिलाफ, अब सब पैसे आने जाने नहीं है, हमारे क्लाइंट ने दूसरे के खिलाफ किया, इनफ्लो प्रोबेबल है, क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। ये फर्क है प्रूडेंस कांसेप्ट की वजह से। वो कहता है यहां पे हमारा एक स्टेप जो है वो हमने ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कर दिया। अगर इनफ्लो का केस है प्रोबेबल है डिस्क्लोज करो, नॉट प्रोबेबल है कुछ नहीं करना। आउटफ्लो का केस है प्रोबेबल है तो रिकॉर्ड करो, प्रोबेबल नहीं है डिस्क्लोज करो। इनफ्लो का केस है प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करो, प्रोबेबल नहीं है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये किस वजह से फर्क? आउटफ्लो और इनफ्लो में किस वजह से? प्रूडेंस कांसेप्ट की वजह से, जो कहता है कि हमारे जो एसेट्स और इनकम है ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए, उस वजह से इनफ्लो का क्राइटेरिया ज्यादा सकता है। अब एग्जाम में पूछा क्या, उसने कहा एक कंटीजेंट एसेट है, आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, डिस्क्लोज कर दिया, ये स्टेटमेंट है कि नहीं? क्योंकि रिक्वायर्ड था कि डिस्क्लोज नहीं करना। तो फिर बताइए डिस्क्लोजर में क्या गलती हो सकती है? पहली गलती, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था नहीं दिया, गलती कर दी। रिक्वायर्ड था कि डिस्क्लोजर नहीं देना लेकिन दे दिया, वो भी गलती कर दी। तीसरी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग, ये दोनों में फर्क समझ आ गया ना? तीसरी, रिक्वायर्ड था डिस्क्लोजर देना है, दिया भी डिस्क्लोजर, लेकिन डिस्क्लोजर देना दिमाग है। स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करो ना, तो कहता बताओ किस पार्टी के साथ किस अमाउंट की ट्रांजैक्शन की, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बताओ। हमने अमाउंट बता दी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बताई। अब बताइए डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया? डिस्क्लोजर दिया, लेकिन इसको कहते हैं एडिक्वेट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। वो कहते हैं गोइंग कंसर्न का मसला हो ना, तो ये तो बताओ कि गोइंग कंसर्न का मसला है। अब जिस चीज की वजह से मसला है वो भी बताओ, बताना चाहिए ना। ये बता दिया कि हम बीमार हैं, बीमारी क्या है ये नहीं बताई, ये बता दिया गोइंग कंसर्न का इशू है, डिटेल नहीं बताई। बताइए डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया? दिया, लेकिन एडिक्वेट एप्रोप्रिएट नहीं है। डिस्क्लोजर से रिलेटेड पता चल गया। ये तो एग्जांपल जो मैंने आपके साथ मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल शेयर की, हमारी बुक में वो 2 कैटेगरी बनाई उसमें, लेकिन मैंने आपको तीसरी प्रेजेंटेशन की भी एग्जांपल दे दी। क्लियर है एग्जांपल सारे? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। अगर मिस स्टेटमेंट सामने आ गई, मिस स्टेटमेंट सामने हमने क्या करना, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल पता होना चाहिए। मैंने एग्जांपल शेयर किया, आपको ये कंफर्म हो रहा है कि मिस स्टेटमेंट है, बस काफी है। इसको रटा लगा ले, अच्छी बात है, ना लगाए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ज्यादा। आईकैप ने ये एग्जांपल्स नहीं पूछी, स्कोप लिमिटेशन एग्जांपल पूछी, लेकिन क्या फिर भी आपको हेडिंग याद करके 2 एग्जांपल याद कर ले, बेहतर है टू सेफ साइड। ठीक है, लेकिन आईकैप ने पास पेपर में मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल नहीं पूछी हुई, स्कोप लिमिटेशन के एग्जांपल पूछी हुई, वो सीन्स में ज्यादा है। बहरहाल मिस स्टेटमेंट क्या है, एग्जांपल्स क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अगर हमें ऑडिट के दौरान में कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए, हमने क्या करना है? अगर ऑडिट के दौरान में कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए, हमने क्या करना? बहुत आसान, हमने मैनेजमेंट के पास जाना है और उसे कहना है सर इसको करेक्ट कर दीजिए। याद रखिए अगर मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दे
तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। मुझे बताइए, आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक सेट करनी है। पहली ऑप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हमने, उनमें कोई मिस स्टेटमेंट थी, मैनेजमेंट से कहा करेक्ट कर लो, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर ली, मुझे रिपोर्ट में क्या लिखना चाहिए? पहली ऑप्शन मैं ये लिखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, बस इतना। दूसरी ऑप्शन मैं लिखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले गलत थे, हमने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके करेक्ट करवाया, अब ठीक है। बताइए यूजर के पॉइंट पहले वाला बेहतर है, क्योंकि यूजर को तो इससे गलत नहीं है, पहले क्या होता रहा, पहले चाहे भाई फ्री हो, अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक पहुंच गई ना उनके पास, उन्हें इसी चीज से। इसलिए याद रखें, अगर कभी मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए और मैनेजमेंट इनको करेक्ट कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। आपको एग्जांपल दी थी ना कि जैसे अगर कभी हमसे कोई गुनाह हो जाए और हम मरने से पहले तौबा कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं था। उसी तरह अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट हमें मिल जाए और ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले, उधर भी ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मैनेजमेंट इसको करेक्ट कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। अब ऑडिट रिपोर्ट के बाद में थोड़ी उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद फिर हमारे हाथ से बात नहीं करती। अगर मैनेजमेंट को मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को कहा सर करेक्ट कर ले, या तो मैनेजमेंट करेक्ट करेगी या नहीं करेगी। करेक्ट करने बहुत अच्छी बात, मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, हम देखेंगे ये इमटेरियल है या मटेरियल है। हम क्या देखेंगे, इसका इफेक्ट इमटेरियल है या मटेरियल है। अगर तो इसका इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा ओपिनियन देंगे? लेकिन अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ मैनेजमेंट से कहेंगे रिप्रेजेंटेशन दो, लिख के दो कि हमने तुम्हें ये मिस स्टेटमेंट दे दी थी, तुम्हारे ख्याल में इमटेरियल थी। बता सकते हैं मैनेजमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन क्यों लेने वाला, अपने आप को सेव करने। कल को हमारे केस ना कर दे कि आपने 6297 की मिस स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई की थी, चलो पिछला तो ये रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, अच्छा करते हैं ना, अपने आप को सिक्योर करने। ठीक, और अगर वो मटेरियल थे मॉडिफाइड ओपिनियन तो क्लियर हुआ मिस स्टेटमेंट का केस। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स, असल चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स वो हमें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने ये सीखा कि अगर कभी हमारे सामने मिस स्टेटमेंट आ जाए तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हमने पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना, मैनेजमेंट को मौका देना। ये नहीं करना कि मिस स्टेटमेंट छुपा के रख लें, एंड पे जाके एकदम मॉडिफाइड ओपिनियन बोर्ड शेयर होल्डर के सामने धमाका कर लें, ऐसे नहीं करना। कहता कि पहले उनको मौका दीजिए, अगर मैनेजमेंट ठीक कर देती है तो बहुत अच्छी बात, अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती, इफेक्ट देखे क्या इमटेरियल इफेक्ट है, फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की लेकिन इफेक्ट इमटेरियल है, फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन, साथ में रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की, इफेक्ट मटेरियल है, ओपिनियन कौन सा? मॉडिफाइड। यहां तक क्लियर है? यहां पे तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए होंगे, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और एक आगे चल के यूज होगा पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। ये चार अल्फाज आज के लेक्चर में मैंने नहीं एक्सप्लेन करने, कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करना है। जहां कहीं वर्ड यूज हुआ है ना क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, वहां पे आपने आज के दिन के लिए इसकी जगह पढ़ना है मॉडिफाइड, इसकी जगह पढ़ना मॉडिफाइड। क्लियर हो गया यहां तक कंसेप्ट? मिस स्टेटमेंट के बारे में हमें डिटेल में पता चल गया, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और हमने मिस स्टेटमेंट अगर आ जाए तो हमने इस कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, ये बात समझ आ गई। मजीद अगर इसकी कुछ मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल्स आप सीखना चाहते हो कि एग्जाम में वो किस किस तरीके से चेक कर सकता है, तो आपको इस चैप्टर का अपेंडिक्स है एंड पे, ठीक है, किताब के एंड पे इस चैप्टर का अपेंडिक्स है, शायद अपेंडिक्स 2 है चैप्टर 4 का, वहां पे मिस स्टेटमेंट की मजीद एग्जांपल्स मिलेगी, घर जाके उनको जरूर पढ़िए। वो मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल एक सफे पे है, वो एक सफा पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा जैसे आपने एग्जाम के 20 केस स्टडीज अटेम्प्ट किए। वो एक सफा पढ़ लेना अपेंडिक्स को, ठीक है। क्या पेज नंबर क्या है? 229, पेज नंबर 229। ये एक सफा अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया, ये बराबर है किसके? एग्जाम की 20 केस स्टडीज अटेम्प्ट करने के बराबर है। वहां 20 केस स्टडी से जो नॉलेज मिलेगा आपको, वो ये एक सफा पढ़ के इंशाल्लाह मिलेगा। तो पढ़ लेना मेरे भाई। आगे चलो, स्कोप लिमिटेशन की तरफ चलें। मिस स्टेटमेंट को समझ आगे क्या है, क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी आईएफआरएस कुछ हो जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ हो रहा है, दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। अब चलते हैं स्कोप लिमिटेशन की तरफ। ये स्कोप लिमिटेशन क्या है? कहते हैं स्कोप लिमिटेशन में, स्कोप लिमिटेशन है व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। स्कोप लिमिटेशन क्या है? ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। मुझे कंफर्म हो गया इन्वेंटरी गलत है, मिस स्टेटमेंट, मुझे इन्वेंटरी काउंट नहीं करने दी गई, क्या मैं ये कंफर्म होकर कह सकता हूं इन्वेंटरी ठीक है? क्या मैं ये कंफर्म होकर कह सकता हूं इन्वेंटरी गलत है? ये भी नहीं कह सकता। हालांकि शक मेरे दिल में शकूक और शुबहा तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं कंफर्म होकर नहीं कह सकता कि गलत। तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं पता। ये स्कोप लिमिटेशन, ये स्कोप लिमिटेशन। तो स्कोप लिमिटेशन क्या है? व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, जब किसी एरिया पे ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके। एविडेंस ऑब्टेन यहां पे नोट कीजिए, उसने स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन में अल्फाज इसका इस्तेमाल किए, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। उसने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू परफॉर्म ए प्रोसीजर। अल्फाज का इस्तेमाल किए व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। हमने कहा भाई ये क्या चक्कर है, तुमने स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन में ये क्यों नहीं लिखा व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर? कहता है इसलिए कि दोनों में फर्क है। अगर ऑडिटर कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से लेकिन एविडेंस मिल गया, बताइए स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? नहीं है। इसीलिए उसे कहा कि हमने स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन सोच समझ के दी है। क्या? व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन, इसका मतलब है जहां कहीं वो हमें अगर क्वेश्चन में कहे कि ऑडिटर एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, हमने फौरन सोचना है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ना मिला फिर स्कोप लिमिटेशन है। तो कहने हमने स्कोप लिमिटेशन क्लियर होगा। एग्जांपल की तरफ हम एग्जांपल समझाओ, एग्जांपल के बगैर हमें आज तक भी कंसेप्ट समझ नहीं आया। एग्जांपल समझाओगे तो फिर समझ आएगा स्कोप लिमिटेशन क्या होता है। मेरा सुनो एग्जांपल। एग्जांपल्स के लिए अगेन उसने हमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन दे दी। याद रखिए ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में नहीं पूछता। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा ये केस है, केस स्टडी में रटे वाले क्वेश्चन में शायद क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, रटे वाले क्वेश्चन में केस स्टडी में नहीं पूछेगा। केस स्टडी में उसका रिक्वायरमेंट क्या होती है? भाई सिर्फ इतना पहचान लो ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। आगे अगर मिस स्टेटमेंट है तो कौन सी वाली कैटेगरी है, ये कभी भी नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछेगा। स्कोप लिमिटेशन है तो कौन सी वाली कैटेगरी, नहीं पूछता। इसलिए हमने सिर्फ इतना आपको पहचानना है एग्जाम में कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। कैटेगरी याद कर लेंगे हम रटे वाले क्वेश्चन के लिए, केस स्टडी के लिए नहीं। केस स्टडी के लिए एग्जांपल समझ लेना काफी है, रटा नाम ही लगाओ। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीन कैटेगरी बनाई उसने स्कोप लिमिटेशन की। कहता है पहली कैटेगरी है वो स्कोप लिमिटेशन किन रीजन की वजह से बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी जो मैनेजमेंट जो हमारे क्लाइंट के कंट्रोल से बाहर है, जिसमें उनका कसूर नहीं है।
दूसरी कैटेगरी वो रीजन कौन सी है जो रिलेट करती है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ आइडल वर्क, जो आइडल के वर्क से रिलेट करते हैं, इनमें भी मैनेजमेंट का कसूर नहीं है। तीसरी वो कैटेगरी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट और एंटिटी, जो मैनेजमेंट की वजह से, इसमें मैनेजमेंट का कसूर है। यानी स्कोप लिमिटेशन की उसने हमें तीन कैटेगरीज बताई, दो में मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, एक में मैनेजमेंट का कसूर है। जैसे एग्जांपल, पहले एग्जांपल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूं अपने क्लाइंट, हमारी जो क्लाइंट कंपनीज होती है, ये सरकारी दफ्तरों की बात नहीं कर रहा, वहां पे अगर आग लगे तो हो सकता है मैनेजमेंट का कसूर हो, यहां पे मैनेजमेंट का कसूर नहीं। रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमने क्लाइंट से पूछा लाओ भाई सारी सेल इनवॉइसेस परचेज इनवॉइसेस किधर है, हम ऑडिट करें, एविडेंस हमें उसी से मिलता है ना रिकॉर्ड से। उसने कहा सर क्या बताएं, एक आग लगी थी और उस आग में सब कुछ जल गया। हमने कहा यार कुछ ना कुछ तो बचा होगा। उसने कहा सर उस जो रिकॉर्ड था उसकी अस्थियां बची हैं, अगर आप कहें तो वो आपके सामने ले आए। हमने कहा भाई उनको भी गंगा में बहा दो, वो अस्थियां हमारे किस काम की। अब बताइए ये जो आग लगी, रिकॉर्ड जला, क्या जला, बताइए क्या एविडेंस हम ले सकते हैं? स्कोप लिमिटेशन आ गई। यहाँ पे नोट कीजिए, मैंने आग लगी तो जलाया किसको? रिकॉर्ड, एसेट्स को नहीं जलाया, एसेट्स को नहीं जलाया, किसको जलाया? रिकॉर्ड जलेगा तो स्कोप लिमिटेशन है, एसेट्स जले तो स्कोप लिमिटेशन नहीं, शायद कुछ और होगा। दूसरी एग्जांपल, रिकॉर्ड सीज्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ले गया रिकॉर्ड, नैब वाले ले गए रिकॉर्ड। हमने क्लाइंट से पूछा भाई इनवॉइसेस वगैरह किधर है? उन्होंने कहा सर वो देखे दूर रेंजर्स की गाड़ी नजर आ रही है, आपको जाती है? बिल्कुल नजर आ रही है। कह रहा है बाकी उनके पास रिकॉर्ड ले आए। अब बताइए क्या जाके उनसे रिकॉर्ड ले जाएंगे गवर्नमेंट का? नहीं, वो हमें भी बिठा लेंगे, नहीं जाना। हम कहेंगे नहीं भैया हम रिपोर्ट में लिख देंगे, रिपोर्ट में हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो दो एग्जांपल, पहले एग्जांपल आग लग गई, दूसरे एग्जांपल रिकॉर्ड सीज कर लिया गवर्नमेंट अथॉरिटी ने। आई क्या पहली वाली एग्जांपल बार बार पूछा है, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, ठीक है, और इसमें आग लगने से रिकॉर्ड जले तो ट्रीटमेंट कुछ हो रहा है, आग लगने से एसेट जले ट्रीटमेंट कुछ हो रहा है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, आग लगने से रिकॉर्ड जला तो स्कोप लिमिटेशन है, एसेट जले तो स्कोप लिमिटेशन नहीं कुछ हो रहा है। पहली कैटेगरी क्लियर। दूसरी कैटेगरी स्कोप लिमिटेशन रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क। ऑडिटर फर्स्ट कीजिए किसी वजह से अपॉइंट ही ये की बात हुआ, ये 31 दिसंबर अपॉइंट हुआ 15 जनवरी, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं ले सका इन्वेंटरी में, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? अगली एग्जांपल है हमारी रटे वाली, व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको लिंक कर दूं दो कंसेप्ट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना कब रिक्वायर्ड है? दो सेशन में। पहली सेशन व्हेन कंट्रोल्स आर स्ट्रांग एंड आई रिलाई ऑन दैट। दूसरी एग्जीक्यूशन याद है आपको, व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है। अच्छा सोच के मुझे बताइएगा, अटेंटिव होके एग्जांपल पे फोकस करना है। सिचुएशन क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करो, चैप्टर 2 कहता है, चैप्टर 3 कहता है। अगले एग्जांपल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स आर आल्सो वीक। अब बताइए स्कोप लिमिटेशन होगी नहीं होगी? क्योंकि पहले तो हमें अल्टरनेटिव की तरफ ले गया था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ, अब तो अल्टरनेटिव ही नहीं है, स्कोप लिमिटेशन होगी नहीं होगी? तो ये भी हो एग्जांपल, ये क्लियर। अगली एग्जांपल आसान, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट और एंटिटी। मतलब कहता है अगर मैनेजमेंट हमें इन्वेंटरी काउंट, हम पॉइंट ईयर पे पॉइंटेड है काउंट करने के गए, मैनेजमेंट ने इन्वेंटरी काउंट नहीं करने दिया, स्कोप लिमिटेशन। मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दिया, इजाजत मैनेजर, हमने मैनेजमेंट से कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर दो, मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर भाग जाओ, क्या है ये? हमने कहा डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स तो हमें दे दो, उन्हें भाग जाओ, कोई मिनट्स नहीं है, क्या है? स्कोप लिमिटेशन, ये भी स्कोप लिमिटेशन। अच्छा सुने, अब जो बात बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मिस स्टेटमेंट पढ़ी हमने, कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से रिलेट करें, मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा होगा। मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा होगा, ये बात समझ आ रही है? अब सुने, स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा होगा, लेकिन पॉइंट भी क्या, मिस स्टेटमेंट के बारे में आप एक ना रटा लगाना है, वो रटे वाली क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं किसी की बात कर रहा हूं, केस स्टडी पढ़ो आपको पता है ये फर्क नहीं होता कि मिस स्टेटमेंट किस किस्म की है या स्कोप लिमिटेशन किस कैटेगरी की है, वो सिर्फ हम जितना रिक्वायर करते हैं हम केस पढ़ो या बता दिए मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन है, वो टाइम कहता छोड़ दो, ये आगे बस मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपको बता के रहा हूं केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट, मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट में इफेक्ट एक जैसा है, अमाउंट पे फर्क पड़ता है कि अमाउंट कम या ज्यादा, टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट फर्क नहीं पड़ता। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा आएगा, लेकिन मुझे बताइए क्या ये वाली स्कोप लिमिटेशन दूसरी वाली स्कोप लिमिटेशन की निस्बत ज्यादा सीवियर केस नहीं है? ये वाला ये ज्यादा सीवियर नहीं है। बाकी में तो हमने कहा चलो स्कोप लिमिटेशन है, कोड में लिख देंगे कि हमने इसको वेरीफाई नहीं कर सके। मैनेजमेंट अगर ठीक है, मैं ऑडिट करने के लिए गया, अपॉइंट किया ईयर के बाद, किसी वजह से अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस नहीं ले सका मैं, स्कोप लिमिटेशन। मैं अगर रिपोर्ट में लिख देता हूं कि इन्वेंटरी को वेरीफाई नहीं कर सका, बाकी फाइनेंशियल में ठीक है, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने खुद मना किया मुझे, खबरदार इन्वेंटरी को वेरीफाई किया तो वेयर हाउस से करीब नहीं आना, बाकी जो मर्जी करते रहो, अब मैं रिपोर्ट में क्या नहीं लिखूंगा, इन्वेंटरी के अलावा बाकी की चीजें मैंने चेक कर लिया वो ठीक है, लेकिन खुद बताइए, मैं थोड़ा सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा यार कोई वैलिड रीजन तो नहीं लगती मुझे रोकने की, ये मुझे जो मना किया स्टॉक आउट करने से लगता है कोई गड़बड़ चल रही है। बताइए मैं सिर्फ रिपोर्ट पे इफेक्ट बता दूं काफी है कि मेरा रिस्क भी बढ़ जाएगा? क्या अब मेरा रिस्क को फ्रॉड में आपको शक शुबा हो रहा है कि लगता है कि कोई फ्रॉड है? ऐसे नहीं मैनेजमेंट ने मना कर दिया, लगता है अंदर कोई फ्रॉड चल रहा था और मैनेजमेंट को खतरा था कि मैं फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लूंगा, मेरा रिस्क बढ़ जाएगा कि नहीं? रिस्क बढ़ जाएगा। एक्सट्रीम केस में अगर रिस्क बहुत ज्यादा हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा हो और हमें लगे मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है उसमें, तो हमें इजाजत है कि हम चाहे तो विड्रॉ कर लें। एक्सट्रीम केस में हमें इजाजत है कि चाहे तो विड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे देखिए स्कोप लिमिटेशन के एग्जांपल समझ आ गए हमें। अब देखते हैं हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, कहता है कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करता है स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है।
अगर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है तो रूल बहुत सिंपल है, क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो, एविडेंस मिल जाए तो ठीक, एविडेंस नहीं मिलता तो मॉडिफाई ओपिनियन। बात समझ आई? अगर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है क्या करना है, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिलता मॉडिफाई ओपिनियन। अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लो, मिल गया ठीक, नहीं मिला मॉडिफाई ओपिनियन दे दो। यहां तक बात वही है जो उधर थी, लेकिन फिर नोट कीजिए वो बात यहां पे खत्म नहीं कर रहा, कहता नहीं भैया अब बात दिल्ली तक जाएगी, अब तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। हम सोचेंगे कि मैनेजमेंट ने हमें क्यों बिला वजह मना किया, लगता है कोई गड़बड़ है, हमारा रिस्क भी। और जब कभी हमारा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमें लगे कि मैनेजमेंट भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो हमें एक स्पेशल राइट क्या दिया गया है, हम चाहे तो विड्रॉ ऑडिट को उधर ही छोड़ के हम फ्रॉडी लोगों के साथ काम करते हैं, तुम उधर तो हम नहीं जा रहे, विड्रॉ करके वापस आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो क्विक से रिवीजन कर लें, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने सबसे बड़ा रूल सीखा कि ऑडिटर ओपिनियन देने से पहले किन चीजों को कंसीडर करता है। हमने ये सीखा कि ऑडिटर दो चीजों को कंसीडर करता है ओपिनियन देने से पहले। पहली चीज क्या, इस ऑडिट क्लाइंट में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी, फिर अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमटेरियल मटेरियल या परवेसिव। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन ये दो कंसेप्ट पढ़े। मिस स्टेटमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मिस स्टेटमेंट क्या है, हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी पाकिस्तान में आईएफआरएस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फर्क है इसे मिस स्टेटमेंट कहते हैं। यानी आईएफआरएस कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, इन दोनों में जो फर्क है वो मिस स्टेटमेंट है। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी मिस स्टेटमेंट की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एग्जांपल्स ही समझ लेना काफी है, लेकिन रटे वाला क्वेश्चन याद करने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन सीखना भी जरूरी है। फिर इसके बाद हमने देखा अगर मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए हमने क्या करना है। हमने कहा हमने क्लाइंट के पास जाना है, उसे कहना है इसको करेक्ट कर दे। अगर क्लाइंट करेक्ट कर दे मिस स्टेटमेंट तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट उसको करेक्ट नहीं करता तो फिर हमने देखना उसका इफेक्ट क्या है। अगर उसका इफेक्ट इमटेरियल है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन क्लाइंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। फिर इसके बाद स्कोप लिमिटेशन, हमने पहले पढ़ा स्कोप लिमिटेशन क्या है। उसने कहा स्कोप लिमिटेशन है व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। यहाँ पे उसने स्कोप लिमिटेशन डेफिनेशन प्रोसीजर का लफ्ज यूज नहीं किया, इसलिए कि अगर हम कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म ना कर सके लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो फिर वो स्कोप लिमिटेशन नहीं होती। हाँ, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ना मिले फिर वो स्कोप लिमिटेशन होती है। अब स्कोप लिमिटेशन हमने इसके बाद कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, मैं यहाँ पे साथ शेयर कर दूं। अगेन केस स्टडी के लिए सिर्फ एग्जांपल समझना काफी है, लेकिन रटे वाले क्वेश्चन के लिए कैटेगरीज भी याद करना जरूरी है स्कोप लिमिटेशन की। ठीक है, इसमें जो बड़ी बड़ी स्कोप लिमिटेशन आएगा टेस्ट करता है वो है रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ऑडिटर इज अनएबल टू काउंट इन्वेंटरी, और फिर इसके बाद कंफर्मेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर ये प्रोवाइड ना करना। ये ज्यादातर केस स्टडी में टेस्ट होते हैं, लेकिन बाकी भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर जिस तरह हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए हमने क्या करना है, उसी तरह कंसेप्ट अगर स्कोप लिमिटेशन हमारे सामने आ जाए क्या करना है। वो डिपेंड करता है कि स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है या बाय मैनेजमेंट। अगर बाय सर्कमस्टेंसेस है अल्टरनेटिव प्रोसीजर से ये कम से लेस वेयर है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करे एविडेंस मिल जाए बहुत अच्छी बात, एविडेंस नहीं मिला तो मॉडिफाइड ओपिनियन। और अगर बाय मैनेजमेंट है तो फिर हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है, फिर भी एविडेंस मिल जाए, इसके बाद एविडेंस नहीं मिले मॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो याद रखिए इसका इफेक्ट ज्यादा स्वेयर है, यहाँ पे ओपिनियन तो मॉडिफाई होगा ही, इसके साथ साथ हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में अगर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट भी फ्रॉड में शामिल है हम विड्रॉ भी करें। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आज घर जाके आपने तसल्ली के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 की रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो 3 है ये आज मैं चूंकि इन कंसेप्ट को कवर करवाना चाह रहा था, लेक्चर ज्यादा था तो मुझे खतरा था कि कहीं इनको कवर करवाते हुए एंड पे टाइम कम ना रह जाए, ये कंसेप्ट कंप्रोमाइज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको होल्ड कर लिया। ये शायद कल भी हम डिस्कस ना कर सके, लेकिन इस चैप्टर के एंड में मैं कंसेप्ट आपको इंशाल्लाह करवा जरूर दूंगा, लेकिन पहले ज्यादा है हमारा कंसेप्ट डिस्कस कर लें। आज घर जाके रीडिंग कर सुन लीजिए मेरे भाई, करे भाई ऐसा ना करें। तो आज घर जाके आपने एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 की रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद वो पेज 229 वाली एग्जांपल जो है मिस स्टेटमेंट की वो जरूर पढ़ लेनी है। और देखिए हमारी जिंदगी का प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, इसलिए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हुए एक एक लफ्ज आपको समझ आना चाहिए, सिवाय उन 2-3 अल्फाज के जो मैंने आपको पहले बता दिया कल एक्सप्लेन कर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है।